Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें ऑलमोस्ट हमने उन्हीं बातों को रिवाइज करना है जो पिछले लेक्चर में डिस्कस हो चुकी हैं। और ये जो टॉपिक है अगर बुक की तरतीब के लिहाज से देखा जाए ये थोड़ा सा आगे है, यानी पहले लैंडेड ऑपरेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स आ जाती है, फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स आ जाती हैं, फिर जाके ये टॉपिक है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। लेकिन मेरे यहाँ पढ़ाने का मकसद ये है क्योंकि पिछला टॉपिक भी ऑलमोस्ट इन बातों को कवर किए हैं, यहाँ मैं इन बातों को दोबारा रिवाइज करूँगा तो थोड़ा सा और पुख्ता हो जाएगा। और फिर ये वो कॉन्सेप्ट हैं जो इस चैप्टर में बार बार इस्तेमाल होते हैं और इनको का कॉन्सेप्ट जितना ज़्यादा आपका पुख्ता होगा उतने इस चैप्टर को समझना आसान होगा। ठीक है, तो टाइटल का नाम ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। बेसिकली ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है, इसको पहले लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें क्या होता है कि जनरेशन बदल बदल के आती है। प्लांट में दो तरह के प्लांट्स हैं, एक गैमेटोफाइट गैमेट प्रोड्यूस करता है, दूसरा स्पोरोफाइट स्पोर प्रोड्यूस करता है। तो गैमेटोफाइट पहले स्पोरोफाइट को बनाएगी, यानी गैमेटोफाइट को नहीं बनाएगी, गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट को बनाएगी, स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट को बनाएगी और ये इस तरह प्रोसेस चलता रहेगा। चूँकि जनरेशन यहाँ बदल बदल के आती हैं इस वजह से नाम रखा गया अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इंसानों में क्या होता है या ज़्यादातर एनिमल में क्या होता है, एनिमल में सिर्फ एक आधा ग्रुप है जिसको हम निडेरियंस कहते हैं, सिलेंट्रेट कहते हैं, उसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कभी कभार देखी जाती है। लेकिन इसके अलावा बाकी सारे एनिमल्स में ऑलमोस्ट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं होती। जिस तरह की पहली जनरेशन होती है उसी तरह की अगली जनरेशन, फिर अगली जनरेशन। जैसे इंसानों की जो जनरेशन पेरेंटल है वही डॉटर है और जो डॉटर से अगली जनरेशन चलती है वो भी उसी तरह की है, तो वहाँ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को हम डिफाइन कैसे करते हैं, द अल्टरनेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट वो जनरेशन है जिसने गैमेट प्रोड्यूस करनी है और ये हमेशा हैप्लॉइड होती है कि इसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। विद डिप्लॉइड स्पोरोफाइट, फिर अगली जो जनरेशन आती है वो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट आती है, फिर डिप्लॉइड स्पोरोफाइट से फिर हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, फिर हैप्लॉइड गैमेटोफाइट से फिर डिप्लॉइड स्पोरोफाइट, ऐसे बदल बदल के आती है। तो इस फिनोमिनन को हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्योंकि इसमें डिप्लॉइड जनरेशन हैप्लॉइड बनाती है, हैप्लॉइड जनरेशन फिर डिप्लॉइड बनाती है, इस वजह से इसके एक और नाम है जिसको हम कहते हैं डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो यहाँ हमने आमतौर पे डिस्कस करना है ब्रायोफाइट्स के लिहाज से। तो ये दोनों ग्रुप दोनों डिवीजन में होता है, ब्रायोफाइट्स में भी है, ट्रिक्योफाइट्स में भी है। हाँ, फर्क उनकी डोमिनेंसी का है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इन द लाइफ साइकिल ऑफ लिवरवोर्ट्स, मोसिस एंड हॉर्नवोर्ट्स, ये तीनों क्लासेस किसकी हैं, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। ये तीनों क्लासेस हैं ब्रायोफाइट्स की, ब्रायोफाइट्स की। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ हम जो बात यहाँ डिस्कस करेंगे ट्रिक्योफाइटा में थोड़ी सी वहाँ डिफरेंट बात करेंगे। यहाँ और वहाँ ऑलमोस्ट एक दूसरे का थोड़ा सा अपोजिट काम हो रहा है। जैसे पहला काम क्या है कि यहाँ गैमेटोफाइट जनरेशन डोमिनेंट होती है। गैमेटोफाइट जो जनरेशन है वो क्या है, डोमिनेंट है। डोमिनेंट का मतलब क्या है और कॉन्स्पिकुअस का मतलब है। डोमिनेंट का मतलब ये होता है जिसकी वैल्यू ज़्यादा हो, जिसने प्लांट के ऊपर कब्जा किया हो और जिसकी अहमियत ज़्यादा हो, जिसके बारे में ज़्यादा बातचीत होती हो, जिसका स्ट्रक्चर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो। अब ये सारी चीज़ें डोमिनेंट में होती हैं। कंस्पिकुअस का लफ्ज़ी मतलब क्या है, वाज़ेह। अब जब भी हम किसी भी प्लांट को देखते हैं ब्रायोफाइट्स की, तो हमें प्लांट का जो स्ट्रक्चर नज़र आता है वो प्लांट की गैमेटोफाइट नज़र आती है। तो इसका मतलब है कि देखने से जो चीज़ नज़र आए वो डोमिनेंट जनरेशन कहलाती है। जैसे मैंने सपोज लिवरवोर्ट्स को देखा तो लिवरवोर्ट्स में मुझे प्लांट नज़र आया, तो बेसिकली साइंटिस्ट क्या कहेंगे, ये जो प्लांट है ये प्लांट की गैमेटोफाइट है। तो मैं कहूँगा गैमेटोफाइट ने इस प्लांट के ऊपर कब्जा किया, वही नज़र आ रही है। जो कब्जा ग्रुप होता है वही आमतौर पे उसी की चल रही होती है। कंस्पिकुअस जो चीज़ वाज़ेह नज़र आए।
हाँ, स्पोरोफाइट अंदर छुपी हुई होती है, वो वाज़े नज़र नहीं आती है। तो गैमेटोफाइट डोमिनेंट और कंस्पिकुअस जनरेशन है, और ये हैप्लॉइड गैमीट प्रोड्यूसिंग जनरेशन, जिसका काम क्या है, प्रोड्यूस गैमीट, स्पर्मेटोजॉइड और एग। स्पर्मेटोजॉइड के मैंने 3 नाम और भी बताए थे, इसको मेल गैमीट भी कहा जाता है, इसको एंथेरोजॉइड भी कहा जाता है, इसको स्पर्म भी कहा जाता है। इसी तरह एग के भी 3 नाम बताए थे, इसको फीमेल गैमीट भी कहा जाता है, इसको ओवम भी कहा जाता है, इसको ओवोस्फीयर भी कहा जाता है। ठीक है, आगे स्पर्मेटोजॉइड के हमने 3 करैक्टर डिस्कस किए थे कि जो स्पर्मेटोजॉइड्स हैं ये हैप्लॉइड होते हैं, उसके बाद प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर और रिलीज इन वाटर, पानी में रिलीज होते हैं। और जो एग होता है ये सिंगली प्रोड्यूस होता है, उसके बाद नॉन मोटाइल होता है और आमतौर पे आर्चिगोनियम के अंदर रहता है। अब आर्चिगोनियम क्या है, एंथ्रीडिया क्या है, ये हम पिछले लेक्चर में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद जब दोनों गैमीट मिलेंगे, स्पर्मेटोजॉइड यानी मेल गैमीट, एग यानी फीमेल गैमीट, जब आपस में मिलेंगे तो उससे जो स्ट्रक्चर बनेगा उसे ओवोस्पोर कहा जाता है। ओवोस्पोर का दूसरा नाम क्या है, इससे जाइगोट भी कहा जाता है जी, जाइगोट भी कहा जाता है। अब स्पर्म भी आपको पता है हैप्लॉइड होता है, एग भी हैप्लॉइड होता है, दोनों को मिलने से ओवोस्पोर क्या बनेगा, जाइगोट क्या बनेगा, डिप्लॉइड बनेगा। तो स्पर्मेटोजॉइड फ्यूजेस विद एग टू फॉर्म जाइगोट, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन हो गई है। उसके बाद स्पोरोफाइट जनरेशन आती है, और ये लेस कंस्पिकुअस है, यानी हम प्लांट को देखेंगे तो इस स्पोरोफाइट को ढूंढना पड़ेगा प्लांट में कहाँ लगी हुई है, लेकिन वो जो प्लांट हमें नजर आ रहा है वो प्लांट की गैमेटोफाइट नजर आ रहा है, इस वजह से वो वाजे नजर आती है, इसको ढूंढना पड़ता है। ये लेस कंस्पिकुअस, ज्यादा वाजे नहीं होती। तो ओवोस्पोर क्या करते हैं, अब आमतौर पे जितने भी एनिमल हैं उसमें जाइगोट जब बन, जैसे इंसानों में जब जाइगोट बनता है तो उस जाइगोट से इंसान ही बनता है, ठीक है। लेकिन यहाँ चूंकि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, इस वजह से यहाँ जाइगोट से अब बनाया गैमेटोफाइट ने है जाइगोट, गैमेटोफाइट ने स्पर्म प्रोड्यूस किए, गैमेटोफाइट ने एग प्रोड्यूस किया, गैमेटोफाइट ने स्पर्मेटोजॉइड प्रोड्यूस किए, उसके बाद जाइगोट बना। अब बनाया गैमेटोफाइट्स, आप कह सकते हैं उसने, सॉरी जाइगोट बनाया गैमेटोफाइट ने, आगे जाइगोट से स्पोरोफाइट दूसरी किस्म का प्लांट बनेगा। तो ओवोस्पोर डज नॉट प्रोड्यूस गैमेटोफाइट, ओवोस्पोर गैमेटोफाइट नहीं बनाता, बल्कि बट प्रोड्यूसेस इंटायरली डिफरेंट प्लांट, बल्कि मुख्तलिफ किस्म का प्लांट बनाते हैं जिसको स्पोरोफाइट कहा जाता है। अब स्पोरोफाइट के नाम से जाहिर है कि ऐसा फाइट कहते हैं प्लांट को, स्पोरो ऐसा प्लांट जो स्पोर प्रोड्यूस करेगा, ऐसा प्लांट जो स्पोर प्रोड्यूस करेगा। अच्छा, ये आमतौर पे डिप्लॉयड होता है, 2 एंड डिप्लॉयड होता है, और इसको स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन। अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो इस स्ट्रक्चर में आपको नजर आएगा इसके 3 बेसिकली पार्ट है। एक फुट है जो इसको गैमेटोफाइट के साथ अटैच करते हैं। इसको गैमेटोफाइट के साथ अटैच करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है, क्योंकि ये खुद खुराक तो बना नहीं सकता, ये अपनी खुराक किससे लेगा, गैमेटोफाइट से लेगा। उसके बाद एक सीटा है, एक कैप्सूल है। अब कैप्सूल के लिए एक और वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं, स्पोरोगोनियम, स्पोरोगोनियम या स्पोरेंजिया। तो स्पोरेंजिया ये पहले भी हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि स्पोरेंजिया का वर्ड जब भी आएगा तो इसका मतलब ये होगा ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें स्पोर प्रोड्यूस हो। अब स्पोर कैसे प्रोड्यूस होते हैं, इसमें एक स्पोर मदर सेल होता है, उस स्पोर मदर सेल में मियोसिस होती है जिसकी वजह से स्पोर्स बनते हैं। अब यहाँ हमने एक वर्ड इस्तेमाल कर दिया, मियोसिस। अब मियोसिस एक ऐसी सेल डिवीजन है जिससे बनने वाले नए सेल पहले तो हैप्लॉइड होंगे, और दूसरा चूंकि इसमें जेनेटिक रीशफलिंग होती है, क्रॉसिंग ओवर होता है। बेसिकली क्रॉसिंग ओवर से क्या मुराद है कि कुछ क्रोमोसोम लेके आता है स्पर्म मेल गैमेट, कुछ क्रोमोसोम लेके आता है एग फीमेल गैमेट। तो वो जब जाइगोट बनता है आमतौर पे वो इकट्ठे रहते हैं, लेकिन जब वही जाइगोट से बनने वाली चीज़ें अगर उन चीज़ों में कहीं भी मियोसिस हो तो मेल क्रोमोसोम और फीमेल क्रोमोसोम अपने जीन्स को एक्सचेंज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक मेल क्रोमोसोम है, एक फीमेल क्रोमोसोम है, ठीक है। आमतौर पे ये अलग-अलग ही रहते हैं जब तक मियोसिस जो ही होगा तो ये दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे के करीब आएंगे और अपने जीन्स को एक्सचेंज करेंगे और फिर अलग-अलग हो जाएंगे। यानी इस क्रोमोसोम पे कुछ जीन्स मेल वाले आ जाएंगे, इस क्रोमोसोम पे कुछ जीन्स फीमेल वाले आ जाएंगे। तो इसको हम कहते हैं ये जो क्रोमोसोम ने जीन्स को एक्सचेंज किया है
इसको हम कहते हैं ये जेनेटिक रीशफलिंग हुई है, इसको क्रॉसिंग ओवर भी कहा जाता है। तो जितने ज़्यादा क्रोमोसोम आपस में जीन को बदलेंगे, तब्दील करेंगे, उतनी ही नई वैरायटी आएगी। यानी स्पर्म के पास मेल वाली करैक्टरिस्टिक थी और एग के पास फीमेल वाली करैक्टरिस्टिक थी। जब आया जाइगोट बना, जाइगोट से ऑर्गेनिज्म बना, ऑर्गेनिज्म के जिस स्ट्रक्चर में भी मियोसिस होगी वहां इन दोनों करैक्टरिस्टिक को, मेल और फीमेल वाली करैक्टरिस्टिक को मिला दी, मिक्सचर कर दिया। अब मिक्सचर बनने से करैक्टरिस्टिक ना मेल वाली रहती है ना फीमेल, टोटली बदल जाती है। तो इसको हम कहते हैं जेनेटिक रीशफलिंग मियोसिस में होगी। और जो स्पोर बनेंगे, चूंकि मियोसिस हाफ क्रोमोसोम कर देता है, तो इस वजह से स्पोर हमेशा क्या बनेंगे, हैप्लॉइड। और ये सारे स्पोर जितने भी बनते हैं, एक स्पोर मदर सेल जब डिवाइड होते हैं तो इससे 4 स्पोर बनते हैं एक स्पोर से मदर सेल। अगर स्पोर मदर सेल ज्यादा होंगे तो ज्यादा स्पोर बनेंगे, 1 से 4 बनते, और चारों क्या होते हैं, हैप्लॉइड, 1n होते हैं। अब ये जो स्पोर बने, जब ये जर्मिनेट करेंगे तो गैमेटोफाइट बनेंगे, ठीक है। तो गैमेटोफाइट ने गैमेट बनाए, गैमेट मिले, जाइगोट बना, जाइगोट से स्पोरोफाइट बनी, स्पोरोफाइट से स्पोर बने और फिर गैमेटोफाइट बन गई। तो ये प्रोसेस ऐसे चलता रहेगा। तो इसको अगर हम डायग्राम के अंदर इसको ड्रा करें तो यहाँ के कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। इसको एक मैंने प्रॉपर सीक्वेंस के साथ लिखा है। स्पोरोफाइट में स्पोर मदर सेल होता है, तो स्पोरोफाइट डिप्लॉइड है, तो स्पोर मदर सेल भी क्या होगा, डिप्लॉइड होगा। ये भी क्या होगा, डिप्लॉइड। और मियोसिस हमेशा डिप्लॉइड सेल में हो सकती है, हैप्लॉइड सेल में कहीं भी मियोसिस नहीं होती। तो स्पोर मदर सेल में मियोसिस हुई। यहां मैंने एक वर्ड लिखा है, ओनली हियर, यानी इस पूरे लाइफ साइकिल में सिर्फ एक वाहिद जगह है जहां मियोसिस होती। और मियोसिस के लिए दूसरा वर्ड इस्तेमाल करते हैं, रिडक्शन डिवीजन। इसको रिडक्शन डिवीजन क्यों कहा जाता है, रिडक्शन डिवीजन इसको इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इसमें क्रोमोसोम की तादाद आधी हो जाती है। डिप्लॉइड में 2n है, जब इस मियोसिस से बनने वाले सेल बनेंगे तो इससे हमेशा 1n वाले सेल बनेंगे। तो स्पोर मदर सेल में जब मियोसिस हुई तो स्पोर बनेंगे। स्पोर्स क्या होते हैं, सारे जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं। उसके बाद जब स्पोर जर्मिनेशन करेंगे, जर्मिनेशन हमेशा माइटोसिस से होती है, उससे गैमेटोफाइट बनेगी। गैमेटोफाइट पे आगे एंथ्रेडिया और आर्चिगोनिया होते हैं। एंथ्रेडिया मेल गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, आर्चिगोनिया फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करता है। तो गैमेटोफाइट भी माइटोसिस के जरिए से, ये आपने याद रखना है। माइटोसिस सिर्फ हर जगह हो रही होती है, मियोसिस एक जगह होती है जब स्पोर बने। स्पर्मेटोजोइड से क्या मुराद है, मेल गैमेट बना। एग से क्या मुराद है, फीमेल गैमेट। और गैमेटोफाइट से स्पर्मेटोजोइड और एग का बनना गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। नाम से जाहिर है, गैमीट्स प्रोडक्शन, गैमेटोजेनेसिस जनरेट होने को कहा जाता है, गैमीट प्रोडक्शन। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। गैमेटोजेनेसिस किससे होती है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में या प्लांट में माइटोसिस से। क्योंकि जब हम एनिमल की बात करते हैं, यहाँ एक और ऑब्जेक्ट भी, एनिमल में हमेशा गैमीट मियोसिस से बनते हैं, प्लांट में स्पोर मियोसिस से बनते हैं, गैमीट माइटोसिस से बनते हैं। तो गैमेटोजेनेसिस हमेशा प्लांट में गैमेटोफाइट से होती है और किससे होती है कि सेल डिवीजन के जरिए, गैमेटोफाइट के जरिए। और माइटोसिस और मियोसिस का अगर डिफरेंस, तो 2 बड़े डिफरेंस है। मियोसिस में सबसे पहले मियोसिस में क्या होता है, क्रोमोसोम्स की तादाद आधी होती है। दूसरा, जेनेटिक रीशफलिंग होती है। माइटोसिस में क्रोमोसोम की तादाद उतनी ही रहती है, यानी डिप्लॉइड सेल डिप्लॉइड ही बनेगा, हैप्लॉइड सेल हैप्लॉइड ही बनेगा, और वहाँ कोई रीशफलिंग नहीं होती। जैसे पेरेंट के सेल होंगे सेम टू सेम, वैसे ही नए बनने वाले सेल होंगे। लेकिन मियोसिस में पेरेंट के सेल और डॉटर के सेल टोटली क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो इस वजह से जो जेनेटिक मेकअप स्पोर लेके आया था, वही जेनेटिक मेकअप एज इट इज स्पर्मेटोजोइड्स में आएगा, क्योंकि यहाँ हर चीज क्या हो रही है, माइटोसिस से हो रही है। उसके बाद ये दोनों मिलेंगे, दोनों को मिलने के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं, फर्टिलाइजेशन। जाइगोट बनेगा या ओवोस्पोर बनेगा। अब जाइगोट सिंगल सेल है, वो जब डिवाइड होता है, डिवाइड हमेशा माइटोसिस से होता है,
उससे एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो में फिर माइटोसिस होती है, उससे स्पोरोफाइट बनती है, स्पोरोफाइट में फिर डिप्लॉयड स्पोर मदर सेल बनता है, उसके बाद फिर मियोसिस हो जाती है। तो और आप देखें ये पूरा प्रोसेस हमने यहाँ डिस्कस किया है। तो जर्मिनेशन माइटोसिस, गैमेटोफाइट गैमेटोजेनेसिस माइटोसिस, जाइगोट से एम्ब्रियो का बनना माइटोसिस, एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट का बनना माइटोसिस, स्पोरोफाइट के अंदर कैप्सूल के अंदर स्पोर मदर सेल का बनना माइटोसिस। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ जीन्स बदलने का काम स्पोर्स के वक्त होता है। जो नई जेनेटिक वेरिएशंस आती हैं वो सिर्फ स्पोर्स के वक्त आती हैं। बाकी जो स्पोर से आगे प्रोसेस चला है उसमें कोई स्पोर्स नहीं, कोई जीन्स नहीं बदलती। तो जो तब्दीली स्पोर्स में आई है वही तब्दीली आगे पूरी अगली जनरेशन में जाएगी। बात समझ में आ रही? अब यहाँ एक और बात आप लोगों ने समझनी है। वो बात क्या है, ये जो मैंने सारा रेड कलर का ड्रा किया है यहाँ से यहाँ तक, एक तो ये ग्रीन कलर तो सिर्फ सेल डिवीजन को शो करते हैं ना, ये सारी डिप्लॉयड जनरेशन है। तो अगर एक क्वेश्चन आ जाए कि डिप्लॉयड जनरेशन स्टार्ट कहाँ से होती है और एंड कहाँ से होती है, तो आप जहन में रखेंगे जो स्टार्ट इसका जाइगोट से है, ये मैंने स्टार्ट लिखा है, और एंड इसका क्या है, स्पोर मदर सेल। तो अगर बुक में आप देखें बाकायदा एक प्रॉपर लाइन में लिखा हुआ है कि इट शुड बी नोटेड, जो डिप्लॉयड जनरेशन है वो जाइगोट से स्टार्ट होती है, जाइगोट डिप्लॉयड है, एम्ब्रियो भी डिप्लॉयड है, स्पोरोफाइट भी डिप्लॉयड है, स्पोर मदर सेल भी डिप्लॉयड है। इसी तरह हैप्लॉयड जनरेशन कहाँ से स्टार्ट होती है, स्पोर से स्टार्ट होती है, स्पोर भी हैप्लॉयड है, गैमेटोफाइट भी हैप्लॉयड है और गैमीट्स भी हैप्लॉयड है। तो आप ये जहन में रखेंगे, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्पोर हैप्लॉयड जनरेशन कहाँ से स्टार्ट होती है, स्पोर से स्टार्ट होती है, एंड कहाँ होती है, गैमीट्स तक, जाइगोट तक नहीं, गैमीट्स तक। तो ये स्टार्ट है और एंड गैमीट प्रोडक्शन पर हो रहा है। तो ये कौन सी जनरेशन है, हैप्लॉयड जनरेशन। दूसरा एक पॉइंट, मियोसिस की वजह से डिफरेंट स्पोर्स बने, और लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था कि जब स्पोर डिफरेंट होंगे तो उनमें कंपैरिजन करना बड़ा आसान होता है। एक जैसी चीज़ों में कंपैरिजन नहीं होता। कंपैरिजन कब होता है, जब डिफरेंट हो। तो यहाँ स्पोर डिफरेंट है, जेनेटिकली डिफरेंट है। क्या है, जेनेटिकली। यहाँ आगे आप पढ़ेंगे एक कंडीशन होमोस्पोरस, एक कंडीशन हेट्रोस्पोरस। तो ये पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था, अगर ये वर्ड आ जाए होमोस्पोरस का, होमोस्पोरस का मतलब है एक जैसे स्पोर, हेट्रोस्पोरस का मतलब है डिफरेंट स्पोर। तो ये होमोस्पोरस और हेट्रो, ये सिर्फ शक्लो सूरत के लिहाज से है। यानी अगर सारे स्पोर शक्लो सूरत के लिहाज से एक जैसे, जैसे मैं ड्रा कर रहा हूं, तो ये होमोस्पोरस है। लेकिन अगर एक स्पोर बड़ा हो जिसे मेगास्पोर कहा जाता है, एक स्पोर छोटा हो जिसे माइक्रोस्पोर कहा जाता है, तो ये हेट्रोस्पोर। तो ये शक्लो सूरत के लिहाज से स्पोर जब भी बनेंगे वो जेनेटिकली डिफरेंट होंगे। लेकिन ये जो बात की गई है होमोस्पोरस हेट्रोस्पोरस, ये उसकी शक्लो सूरत के लिहाज से बात की गई। तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह ध्यान में रखना है, स्पोर हमेशा जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं, लेकिन होमोस्पोरस उस वक्त होते हैं जब उनकी शक्लें एक जैसी हों। हेट्रोस्पोरस उस वक्त होते हैं जब एक स्पोर का साइज बड़ा हो, जब एक स्पोर का साइज छोटा हो। तो मैं यहाँ कुछ प्लांट ऐसे हैं जिसमें होमोस्पोरस बनेंगे, हायर प्लांट में ये हेट्रोस्पोरस भी बनते हैं, लेकिन ब्रायोफाइट में ये सारे होमोस्पोरस होते हैं। अच्छा, सपोज मैं कहता हूँ कि स्पोर मदर सेल जब मियोसिस से तकसीम हुआ, 4 स्पोर बने और चारों स्पोर को हमने कहा ABCD, ठीक है। अब 4 गैमेटोफाइट्स बनेंगे, इनका नाम रख देते हैं ABCD। अगर आपको कहा जाए कि इन 4 में से एक को सिलेक्ट करना है, तो आप फौरन पूछेंगे इनमें से सबसे अच्छी कौन सी है। वो मैं आपको बता देता हूँ। 4 गैमेटोफाइट बनी, उनमें से सबसे अच्छी है, जिसके जीन सबसे अच्छे हैं, वो A है। जी आप किसकी सिलेक्शन करेंगे? तो फौरन जवाब आएगा हम तो सबसे अच्छी की सिलेक्शन करेंगे। तो
बी सी डी को मार दिया जाता है और सिर्फ ए वाली गैमेटोफाइट को जिंदा रखा जाता है। अब ए वाली गैमेटोफाइट अच्छी थी, इस वजह से इसको जिंदा रखा गया। तो गैमेटोफाइट चूंकि अच्छी है, इस वजह से गैमीट भी क्या बनेंगे, अच्छे बनेंगे। जाइगोट भी क्या बनेगा, अच्छा बनेगा। एम्ब्रियो भी क्या बनेगा, अच्छा बनेगा। स्पोरोफाइट भी क्या बनेगी, अच्छी बनेगी। स्पोर मदर सेल भी अच्छा बनेगा। और जो स्पोर बनेंगे, स्पोर मैं कहता हूं कि ये सारे स्पोर बने A1 है, यानी अच्छे अच्छे बने, सारे स्पोर्स क्या बने, अच्छे वाले बने। अब ये जब जेनेटिकली डिफरेंट है 1 2 3 4, अब मैंने 1 2 3 4 लगा दिया क्योंकि ये जेनेटिकली डिफरेंट है, सारे अच्छे हैं। अगर सारी चीज़ें अच्छी हो फिर हम सिलेक्शन किसकी करते हैं, बहुत अच्छी की। तो सपोज अब हम थोड़ी सी कहानी चेंज कर देते हैं। अब 4 गैमेटोफाइट बनी, A1 A2 A3 A4, चारों अच्छी गैमेटोफाइट बनी। लेकिन इसमें से एक आपने सेलेक्ट करनी है और मैं आपको कह देता हूं कि A2 वाली ये बहुत अच्छी है, अच्छे सारे हैं, A2 वाली बहुत अच्छी है। तो अगर आप में को मौका दिया जाए, 4 है इनमें से एक को सिलेक्ट करना है, तो आप फौरन कहेंगे इसमें सबसे अच्छी कौन सी है। हम कहें कि सारे अच्छे हैं, तो आप पूछोगे उनमें सबसे अच्छी कौन सी है, बहुत अच्छी कौन सी है, तो मैं कहूँगी A2 वाली अच्छी। तो A1 इन चारों को क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर। अब जो A2 बहुत अच्छा था स्पोर, A1 A2 3 A4 ये सारे अच्छे थे, A2 बहुत अच्छा था। सिलेक्शन इस वजह से किसकी हुई है, बहुत अच्छे की हुई है। तो आप ये समझिए जब A2 से गैमेटोफाइट बनेगी ये बहुत अच्छी बनेगी, स्पर्मेटोजॉइड एग बनेंगे ये बहुत अच्छे बनेंगे, जाइगोट बनेगा ये बहुत अच्छा बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा बहुत अच्छा बनेगा, स्पोरोफाइट बनेगी बहुत अच्छी, स्पोर मदर सेल बहुत अच्छा। अब सारे ही ये A1 वाले हैं, A2 जो बहुत अच्छी थी, ये सारे वही हैं। सॉरी, लेकिन ये फिर जेनेटिकली डिफरेंट होंगे। अब सारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब इनमें से फिर कंपैरिजन होगा, जब सारे ही बहुत अच्छे हों फिर हम कहेंगे इसमें से बहुत अच्छा कौन सा है। तो अगर ये प्रोसेस चलता रहे तो हर आने वाली जनरेशन्स पहले से ज़्यादा बेहतर होती जाएगी। यानी पहली अच्छी हुई, फिर अच्छे स्पोर बने, फिर उनमें से बहुत अच्छा स्पोर सेलेक्ट हुआ, बहुत अच्छी जनरेशन चली, फिर बहुत अच्छी जनरेशन चली, फिर बहुत अच्छी जनरेशन चली। ऐसे हर गुजरता दिन पहले से बेहतर होता जाएगा प्लांट्स के लिए। तो यही इसकी सिग्निफिकेंस है। इसको हम डिटेल्स अब रीड कर लेते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या कहती है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की सबसे बड़ी फ़ायदा ही ये है कि ये पहले से बेहतर जनरेशन अगली बनाते हैं, फिर उसमें से अगली बेहतर उससे भी होती है, फिर उससे अगली जनरेशन पहलियों से बेहतर होती है, फिर उससे अगली जनरेशन उससे बेहतर होती है। ऐसे जब गुजरता हुआ दिन हमेशा प्लांट की जनरेशन के लिए बेहतर से बेहतर होगा इन्वायरमेंट के लिहाज से। इसको हम थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। सबसे पहले ड्यूरिंग स्पोर फॉर्मेशन, चूँकि स्पोर फॉर्मेशन जब होती है, स्पोर मदर सेल से स्पोर बनते हैं, मियोटिक डिवीजन या इसको रिडक्शन डिवीजन कहते हैं, तो वहाँ क्या होता है, रीशफलिंग ऑफ जीन अकर, यानी जितने भी स्पोर बनेंगे सारे जेनेटिकली वेरिएंट होंगे, जेनेटिकली डिफरेंट होंगे। उसके बाद ये जितने भी स्पोर हैं वो हमेशा गैमेटोफाइट में कन्वर्ट होंगे। तो गैमेटोफाइट विद जेनेटिक बेस्ट जेनेटिक मेकअप हैव बेटर चांस ऑफ सर्वाइवल। तो वो गैमेटोफाइट जिसका जेनेटिक मेकअप ज़्यादा बेस्ट होगा उसके ज़िंदा रहने के चांसेस ज़्यादा होंगे, जबकि जो गैमेटोफाइट विद लेस एडवांटेजियस करैक्टरिस्टिक और वो गैमेटोफाइट जिसकी करैक्टरिस्टिक ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है विल बी एलिमिनेटेड, उनको ख़त्म कर दिया जाए। यानी अगर 4 स्पोर बने, एक के जेनेटिक मेकअप अच्छा है, 3 गैमेटोफाइट का अच्छा नहीं है, तीनों को ख़त्म कर दिया जाए, एक को बाकी रखा जाए। उसके बाद आगे नो रीशफलिंग ऑफ जीन अकर ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस। हमने ये डिस्कस किया गैमेटोजेनेसिस क्या है, गैमेट प्रोडक्शन। और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में
कहीं भी मियोसिस नहीं होती सिवाय स्पोर के, वो बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो गैमीट भी हमेशा किससे बनते हैं? माइटोसिस से बनते हैं। ये बात बहुत डिटेल में डिस्कस हो चुकी है। तो नो रिशफलिंग ऑफ जीन ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, गैमीट आर प्रोड्यूस बाय माइटोजेन। लेकिन अगर एनिमल की बात कर दी जाए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट हमेशा मियोसिस से प्रोड्यूस होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव के लिहाज से, इंट्री टेस्ट के लिहाज से आप लोगों ने याद रखना है। फिर उसके बाद जब गैमीट्स मिलेंगे तो ओवोस्पोर जो बनेगा, अब चूंकि स्पोर्स अच्छे थे तो ओवोस्पोर भी क्या होगा? अच्छा होगा। ओवोस्पोर डेवलपिंग आफ्टर फर्टिलाइजेशन हैज न्यू जेनेटिक मेकअप, उसके पास भी अच्छे वाला जेनेटिक मेकअप होगा, अच्छे वाले जीन्स होंगे एज कंपेयर टू पेरेंट्स, पेरेंट्स के मुकाबले में, क्योंकि पेरेंट्स ने तो जीन्स चेंज करके आगे भेजे हैं। फिर नेचर ने क्या किया? उन वैरायटी में से बेस्ट को सिलेक्ट किया। तो इसका मतलब है नेचर ने बेस्ट को सिलेक्ट किया, वो पेरेंट्स के लिहाज से भी बेस्ट है। फिर ये जो ओवोस्पोर है, जिसके पास नया जेनेटिक मेकअप आएगा, वो नई स्पोरोफाइट के पास जाएगा। जब नई स्पोरोफाइट मैच्योर होगी, मैच्योर का मतलब क्या है? जब भी उनके अंदर स्पोर बनने का प्रोसेस होगा, प्रोड्यूसेस न्यू स्पोर विद न्यू जेनेटिक, वो मजीद वैरायटी बनाएगी, ट्रांसफर टू न्यू, फिर नई गेमेटोफाइट बनेगी, फिर नया जाइगोट बनेगा, फिर नई स्पोरोफाइट बनेगी, फिर नया स्पोरो मदर सेल बनेगा, फिर नए कॉम्बिनेशन दोबारा आ जाएंगे, फिर उनमें से एक को सिलेक्ट करके फिर गेमेटोफाइट। तो ये प्रोसेस ऐसे चलता रहेगा। तो यही बात एंड पे कंक्लूड की गई है कि स्पोरोफाइट चूंकि मियोसिस करती है तो इस वजह से स्पोरोफाइट ही वैरायटी प्रोड्यूस करती है। आगे हर जगह चूंकि माइटोसिस है, इस वजह से कहीं और जीन्स में तब्दीली नहीं आई। तो जो स्पोर जीन्स लेके आए हैं वही आगे स्पोर मदर सेल तक चलेंगे। स्पोर मदर सेल तक क्यों? स्पोर से गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट से गैमीट्स, गैमीट से उसके बाद यानी जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट, फिर स्पोर मदर सेल। फिर जो स्पोर बदल के आएंगे, स्पोर बदल के आते हैं, स्पोर से आगे स्पोर मदर सेल तक जितनी भी जनरेशन होती है वो चूंकि माइटोसिस ही होती, तो वहाँ कोई रीशफलिंग ऑफ जीन नहीं होती। इस वजह से जब हम जेनेटिक वेरिएशन की प्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है? स्पोरोफाइट। तो इसी वजह से बुक वाले ने लिखा है स्पोरोफाइट प्रोवाइड अ लार्ज नंबर ऑफ जेनेटिक वेरिएशंस, क्योंकि स्पोर्स हमेशा जेनेटिक वेरिएशन लेके आते हैं। ये जेनेटिक वेरिएशन आई, नेचर सेलेक्ट करती है द बेस्ट जेनेटिक कॉम्बिनेशन। तो नेचर हमेशा सिलेक्शन का काम कर रही होती है, वो हमेशा बेस्ट को सिलेक्ट करती है इन द लॉन्ग रन। अगर ये प्रोसेस मुसलसल चलता रहे, जैसे एक जनरेशन के बाद जो नई जनरेशन है वो पहले से बेहतर होगी, फिर जो आप कह सकते हैं दूसरी जनरेशन आई वो पहले दोनों से बेहतर होगी, फिर तीसरी जनरेशन है वो पहले तीनों से बेहतर होगी, फिर चौथी जनरेशन है वो पहली चारों से बेहतर होगी। तो इस तरह अगर ये प्रोसेस चलता रहे तो हर आने वाली जनरेशन इन्वायरमेंट के लिहाज से वेल एडॉप्टेड होती जाएगी, यानी ऐसी होती जाएगी जिसको इन्वायरमेंट रखना पसंद करता है। ये तो बिल्कुल इसी तरह है जैसे सपोज मैं दुकान पे गया, कपड़े वाली दुकान पे गया। अब कपड़े वाली दुकान वाले जो मालिक है उसने क्या किया, मेरे सामने काफ़ी सारी वैरायटी बिखेर थी। अब उनमें से एक मुझे पसंद आया, मैं घर ले आया। अब घर वालों से मैं को आके मैंने दिखाया भाई ये मैं कपड़ा लेके आया हूँ, तो घर वालों ने मुझे डांटना शुरू कर दिया, क्या ख़राब कपड़े लेके आ गए। लेकिन मैं उनको डिफेंड करूंगा कि मुझे अच्छा लगा है, मैं इसको संभाल के रखूंगा, क्योंकि मेरी पसंद से, जब भी कोई चीज़ पसंद से ली जाती है तो उसका ख्याल भी रखा जाता है। तो नेचर जब एक वैरायटी पसंद कर लेती है किसी भी पॉपुलेशन की तो उसको संभाल के रखती है, उसके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, उसको सूटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है, उसको आगे बढ़ाने की सोचती है। जैसे मैं कोई चीज़ पसंद करके लेके आता हूँ, मैं कोई गाड़ी पसंद करके लेके आया, कोई मैं बाइक पसंद करके लेके आया, कोई साइकिल पसंद करके लेके आया, तो मैं उसको संभाल के रखूँ। आपने अक्सर देखा होगा जब कोई गिफ्ट वगैरह देता है तो अगर वो पसंद का ना हो तो ऐसे घर में रुलता फिर रहा होता है। तो पसंद की चीज़ का हमेशा केयर किया जाता है। तो नेचर की भी एक खासियत है, पहले वो पसंद करती है चीज़ को, पहले जीन्स को पसंद करती है, सिलेक्ट करती है, फिर उसका केयर करती है। तो यही आपने इन द लॉन्ग रन अगर ये प्रोसेस मुसलसल होता रहे, दिस विल अलाउ पॉपुलेशंस टू बिकम इंक्रीजिंगली एडॉप्टेड का मतलब क्या है? जो इन्वायरमेंट के लिहाज से सबसे ज़्यादा सूटेबल हो, इसको हम कहते हैं टू द इन्वायरमेंट। तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे
कि जो स्पोरोफाइट ने नई जेनेटिक वेरिएशन प्रोड्यूस की थी उसमें से नेचर ने बेस्ट को सिलेक्ट किया और हर गुजरती जनरेशन पहले के लिहाज से एनवायरनमेंट के लिहाज से वेल अडॉप्टेड होती जाएगी, एनवायरनमेंट के लिहाज से बेहतर होती चली जाएगी। तो ये हमारा आज का टॉपिक है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसको भी आप लोगों ने, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में भी आप लोगों को कहा था कि ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हम हर प्लांट के ग्रुप में पढ़ेंगे। तो इस वजह से ये बेस है पूरे चैप्टर को समझने के लिए। तो इस वजह से आप लोगों ने इसको अच्छी तरह समझना है, इसको याद रखना है कहाँ मियोसिस हो रही है, कहाँ माइटोसिस हो रही है, स्पोरोफाइट से क्या बनता है, स्पोरोगैमेटोफाइट से क्या बनता है, ज़ाइगोट कब बनता है, एम्ब्रियो कब बनता है। तो ये सारी बातें याद रखनी। ख़ासतौर पे ये जो डायग्राम मैंने ड्रा की है ये तो आप लोगों को फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए। अगर ये आप लोगों को फिंगर टिप्स पे आ रही है तो बड़ी आसानी से ये चैप्टर समझ में आएगा। अदरवाइज़ इस चैप्टर में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates.